अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और बहुत अच्छा सा पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम होने वाले हैं, बिल्कुल डेट आ गई है, तो आपने बस बहुत दिल और जान और दिमाग और सब लगा देना है, मिटा देना है अपने आप को और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। इसी वजह से मैं आज आपको क्लास 10 की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को बताऊंगी। अभी जो प्रीलियम हुए, मैं अपने स्कूल के बच्चों के बारे में भी बात कर रही हूँ कि प्रीलियम में इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आए थे, कुछ बच्चों ने उसमें बहुत सी गलतियाँ की थी, तो वो भी देख लें इस वीडियो को। अगर वो भी देख रहे होंगे तो वो भी अपनी गलतियों को देख लेंगे कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ कहाँ कहाँ की हैं। तो चैप्टर हमारा है गैसों का तबादला, चैप्टर नंबर 10 है हमारा, ये पहला है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे कि आपको सबसे पहले डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि गैसों का तबादला यानी गैसेस एक्सचेंज किसे कहते हैं। ये डेफिनेशन को आप 2 से 3 दफ़ा पढ़ लेंगे तो इसी पैराग्राफ में ये आपको याद हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल जो बहुत आता है, बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है सांस लेना यानी ब्रीथिंग। सांस लेना यानी ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में बिल्कुल फ़र्क है, दोनों अलग चीज़ें हैं। सांस लेने में क्या होता है, सिर्फ गैसेस का तबादला होता है, यानी ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं इसमें जो है यहाँ पर। और जो रेस्पिरेशन होता है हमारा, ब्रीथिंग का रेस्पिरेशन में मैकेनिकल और बायोकेमिकल दोनों अमाल होते हैं, यानी फिज़िकल अमाल हैं जिनसे गैसों का तबादला होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन जो होती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन, वो सेल में होती है, और सांस लेना ये ब्रीथिंग दोनों अलग है। तो इसको बिल्कुल देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन को ज़रूर याद करना है, ये जो दी हुई है, ठीक है। उसके बाद पौधों में गैसों का तबादला। पौधों में गैसों के तबादले का एक सवाल जो आता है, वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में आ सकता है, वो है लेंटिसेल। लेंटिसेल क्या होते हैं और स्टोमेटा क्या होते हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन इसको भी देख लेना है कि ये क्या है, इसको याद रखना है, ठीक है। लेंटिसेल और स्टोमेटा। सवाल ये भी आ सकता है कि लेंटिसेल और स्टोमेटा में क्या फ़र्क है। दोनों में फ़र्क के बारे में भी आता है कि लेंटिसेल क्या होते हैं और स्टोमेटा क्या होते हैं। प्लांट्स में सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं इंसान में गैसों का तबादला। अच्छा, एक याद रखिएगा कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर पूछा जाए, तब तो आप ये लिखेंगे कि 2 पार्ट में होता है। एक एयर पैसेज होता है, हवा का रास्ता, और दूसरा जो होता है वो इसके लंग्स होते हैं, यानी ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इतना बड़ा सवाल वैसे आता नहीं है, कभी कभी ये आ जाता है कि एयर पैसेज के बारे में पूछ लेते हैं, जो है हवा का जो रास्ता है, उसमें फिर आप पूरा लिखेंगे, ये फेरिंग्स होती है, और ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर याद करेंगे। ये पूरी डायग्राम, अच्छा डायग्राम भी आ जाती है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद कीजिए, ठीक है। ये पूरा आ जाता है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद करना है, ये वाली इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा जब आपसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछा जाएगा, उसके अलावा नहीं। ये इन्फॉर्मेशन ये मस्ट है याद करना। फिर आ जाते हैं लंग्स का अलग से सवाल भी आ जाता है, एक पूरा सवाल भी आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपसे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग यानी अम्ल तनफ़ुस पूछा जाए या अम्ल तनफ़ुस के मराहिल पूछे जाएं, तो आपने ये लिखना है इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन। बच्चों ने क्या किया, सवाल ये पूछा गया था और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम लिख दिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, फेफड़े, सब लिख दिया। वो सब मैंने काट दिया, कैंसिल कर दिया, 0 नंबर मिले आप लोगों को। तो सवाल को पढ़ के समझना भी एक आर्ट है भाई। जब तक आप सवाल नहीं समझेंगे तो आप लिखेंगे कैसे, सही जवाब आप कैसे लिखेंगे। अगर आपसे अम्ल तनफ़ुस यानी इसका मैकेनिज़्म या इसका सवाल आ जाए मराहिल, या सवाल आ जाए स्टेप्स क्या हैं इसके, तो आप ये लिखेंगे। उसके अलावा
ये जो चार्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सवाल इस तरीके से आ सकता है कि आप इसमें मवाजना करें, कंपैरिजन करें कि जो एयर हमारे अंदर जाती है और जो बाहर निकलती है, तो उसमें उन दोनों एयर का कंपैरिजन। तो ये वाला चार्ट ज़रूर याद करना है, ये सवाल आ सकता है। उसके बाद जो आपको इम्पॉर्टेंट है, जो आपको डिसऑर्डर्स है, और डिसऑर्डर्स में आपको मैं बता रही हूँ कि आपने क्या याद करना है। अब देखिए ये डायग्राम दी हुई है। अब इसमें एक ब्रोंकाई नॉर्मल है और एक सोजिश वाली है। ये अच्छी तरीके से याद कर लेना है। पेपर में क्वेश्चंस में डायग्राम दे देते हैं पेपर में। अभी जो प्रीलिम का पेपर हमारा आया था उसमें बहुत सारी डायग्राम्स आ गई थी और बच्चे इस पर तवज्जो नहीं देते। तो यहाँ पे देखिए कि ये दोनों को देखना है, एक सोजिश वाला है और एक नॉर्मल है। यहाँ पर इसी तरह ये एम्फीसीमा है। एम्फीसीमा के बारे में डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये डायग्राम दे दी जाए और पूछा जाए कि ये कौन सा डिसऑर्डर है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो है एम्फीसीमा एल्बोलाई की डायग्राम है कि नॉर्मल कौन सी है और जो है एम्फीसीमा से जो मुतासिर है वो कौन सी है। ये आपने बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ये वाले डायग्राम। अब यहाँ पे आपके पास आता है नमूनिया। ये डिसऑर्डर क्या है? नमूनिया। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि 5 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के नाम लिखिए, तो आपने ये पांचों के नाम भी लिख देने। अलग अलग भी ऐसे ही पूछा जा सकता है। नमूनिया की ये डायग्राम है। अब यहाँ देखिए ये नॉर्मल एल्वोलाई है और ये नमूनिया से मुतासरा है। अगर आपको ये पूछा जाए, अब हमारे पेपर में क्या आया था, ये वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम, ये दोनों मिलती जुलती सी कुछ है। तो कुछ ने बच्चों ने जो है नमूनिया लिखा, कुछ ने एम्फीसीमा लिखा। तो आपने इन दोनों को कंपैरिजन करें, देखें ज़रा कि ये क्या है, एम्फीसीमा की है और ये वाली कौन सी है, ये नमूनिया। ये नमूनिया से जो मुतासिर होती है एल्वोलाई, उसकी ये डायग्राम है। तो इस तरह भी सवाल जो है वो पेपर में आते हैं। उसके बाद ये वाली इंफॉर्मेशन। फिर आप दमा यानी एस्थमा। अब एस्थमा की देखिए ये अगर पेपर में ये आ जाता है, ये वाली आ जाता है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल ब्रोंकस है, ये ब्रोंकस है, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें म्यूकस भरा हुआ है। अब आप देखिए ये सुखड़ा हुआ है, सुखड़ा हुआ ब्रोंकस है ये, और ये सारा म्यूकस है, ये सारा म्यूकस है, ये सुखड़ा हुआ है और ये नॉर्मल है। तो क्या है, तो ये डिसऑर्डर कौन सा है, ये एस्थमा है। नमूनिया, वो पहले नमूनिया का था, उससे पहले हमने एम्फीसीमा का देखा, और ये क्या है, दमे का है यानी एस्थमा का है। तो ये डायग्राम भी आपने बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेनी है। फिर फेफड़ों का कैंसर क्या होता है, ये, और फिर ये वाली इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आ जाइए, ये जो ब्लू में इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये याद करनी है। फिर ये सवाल फुल क्वेश्चन में आता है, स्मोकिंग के असरात। इसका प्रैक्टिकल भी आपने किया हुआ है मैट्रिक में, तो ये फुल क्वेश्चन आता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। ये ब्लू इन्फॉर्मेशन याद करनी है। और ये देखिए ये डायग्राम, ये आपने प्रैक्टिकल किया था स्मोकिंग का, तो ये क्या है, स्मोकिंग वाला है और ये नॉर्मल है, ये डायग्राम भी आ जाती है। उसके अलावा आपने ये सारी एक्सरसाइज को भी देखना है, इसके एमसीक्यूज भी देखना है और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी देख लेना है। वह तो ये एसएलओ बेस होते हैं, कॉन्सेप्ट से आते हैं सवालात और क्वेश्चन आते हैं। 2023 का जो 2023 का जो पेपर है वो एसएलओ बेस होगा, तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो इस चैप्टर में अगर आपने ये जितना मैंने बताया है ये सब आपने इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, तो इस चैप्टर की आपकी फुल तैयारी हो जाएगी। जब नेक्स्ट चैप्टर याद करेंगे तो इस चैप्टर को 2 से 3 मरतबा ज़रूर पढ़ लेना है, तो कि आपका साथ साथ रिवीजन भी होता रहे और आपको ये भूल ना पाएँ आप इसको। तो ये था आपका आज का चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है चैप्टर के लॉन्ग और शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपको बताऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।